नमस्कार साथियों, आज हम फिर आपके बीच उपस्थित हैं अपनी एक नई क्लास लेकर। टॉपिक रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी टॉप 30 एमसीक्यू। हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपके सामने, ग्लोब पर लगभग कितना भाग पर पानी है। प्रश्न है, ग्लोब पर लगभग कितना भाग पर पानी है। 2/3 भाग पर, 3/4 भाग पर, 1/4 भाग पर या 1/5 भाग पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3 भाग पर। कितने पर? 2/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2/3 भाग पर। क्योंकि आप देख पा रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल की अधिकता है और दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल की अधिकता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। कारण यही है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% क्षेत्रफल पर जल है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 61% भाग पर जल है। इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण ग्लोब पर लगभग कितना प्रतिशत भाग पर पानी है? 3/4 भाग पर। 61% उत्तरी गोलार्ध में और 81% दक्षिणी गोलार्ध में जल का विस्तार है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, समस्त ग्लोब का क्षेत्रफल कितना है? सभी जानते हैं, लेकिन उत्तर देने का प्रयास अवश्य करें। 50.95 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 14.88 करोड़ वर्ग किलोमीटर या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा 50.95 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। कितने पर? 50.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समस्त ग्लोब का कितना प्रतिशत पानी है? समस्त ग्लोब पर कितना प्रतिशत पानी है? क्वेश्चन नंबर 3। 79%, 29%, 71% या 3%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 71%। चलिए आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है? प्रश्न नंबर 4 है। 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। तो कितना हो जाएगा? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न 5वां। हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना करोड़ वर्ग किलोमीटर है? तो देखेंगे हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 8.2, 16.5, 7.3 या 20.46 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ प्रश्न नंबर ही गायब है। महासागर की औसत गहराई कितने किलोमीटर है? 4000 किलोमीटर, 3800 मीटर, 4500 मीटर या 3500 मीटर। यहाँ किसी महासागर का नाम नहीं दिया गया है, केवल महासागर की औसत ऊंचाई पूछी गई है। तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3800 किलोमीटर। समस्त महासागरों की औसत गहराई है 3800 मीटर। ठीक, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्थल की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? किसकी? स्थल की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? 840 मीटर, 1000 मीटर, 500 मीटर या 340 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, देखेंगे, 840 मीटर। समस्त स्थल की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को किससे मापा जाता है? उच्चतामिति वक्र द्वारा, ये एक ही है, उच्चतामिति वक्र द्वारा, हाइपोसोग्राफ, यहाँ पर कुछ हाइप्सोग्राफी कर्व द्वारा या फैदम द्वारा या एक से अधिक। तो स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को किससे मापा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, उच्चतामिति वक्र या हाइप्सोग्राफी कर्व द्वारा। दोनों ही एक ही बात है, उसी की अंग्रेजी मीनिंग है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। हिम क्षेत्र की निचली सीमा को क्या कहते हैं? देखेंगे, हिमरेखा, स्नो लाइन, हिमावरण या ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर का चयन करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हिमरेखा की ऊंचाई संपूर्ण पृथ्वी पर कैसी होती है? समान, असमान, समुद्र सतह के बराबर या एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमरेखा की ऊंचाई संपूर्ण पृथ्वी पर कैसी होती है? असमान होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर हिमरेखा की ऊंचाई कैसी होती है? अधिक, बराबर, कम या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कैसी होगी? अधिक होगी, बराबर रहेगी या कम होगी या इसमें कोई अंतर नहीं होगा, मतलब कोई नहीं इन तीनों में से। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर हिमरेखा की ऊंचाई कैसी होती है? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कम। भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो हिमरेखा कम होती जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। कहां पर हिमरेखा प्राय सागर तल के बराबर होती है? तो ये भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, आर्कटिक रेखा पर या ध्रुवों पर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवों पर। कहां पर हिमरेखा प्राय सागर तल के बराबर होती है? ध्रुवों पर। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 13। हिमालय में हिमरेखा कितनी ऊंचाई पर है? 3000 मीटर या अल्पस में 4500 से 5300 मीटर, 5600 से 6000 मीटर या 1666 मीटर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4300 से 5300 मीटर। कहीं कहीं ये
4500 से 55 मिलेगी। तो जिस तरीके से ऑप्शन आए मिलेगी 4500 से 5000 या 5500 के अंतर्गत ही। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिमरेखा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ता है? जलवायु का, चट्टान का, मिट्टी का या स्थान का? हिमरेखा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ता है? जलवायु का, चट्टान का, मिट्टी का या स्थान का? इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसका? जलवायु का। चलिए आगे चलते हैं। हिमरेखा के ऊपर स्थित भाग जो कि सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं, क्या कहा जाता है उन्हें? स्नो लाइन, हिमरेखा, हिम क्षेत्र, चट्टान क्षेत्र या एक से अधिक? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हैं? हिम क्षेत्र। हिमरेखा के ऊपर स्थित भाग जो सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हिम क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, किस महाद्वीप पर स्थायी हिम क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? किस महाद्वीप पर स्थायी हिम क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया पर स्थायी हिम क्षेत्र देखने को नहीं मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों तथा दरारों में स्थित जल को क्या कहते हैं? किस पर? भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों तथा दरारों में स्थित जल को क्या कहते हैं? भूमिगत जल, धरातलीय जल, समुद्री जल या एक से अधिक? क्या कहते हैं? क्वेश्चन है हमारा, भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों तथा दरारों में स्थित जल को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? भूमिगत जल या धरातलीय जल या समुद्री जल या एक से अधिक? इस प्रकार इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत जल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, भूमिगत जल को क्या कहते हैं? देखेंगे भूमिगत जल को क्या कहते हैं। अधतल जल, सब सरफेस वाटर, धरातल जल या एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अधतल जल। भूमिगत जल को अधतल जल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यदि समस्त भूमिगत जल को धरातल की सतह पर ला दिया जाए तो पृथ्वी की सतह, ऊपरी सतह पर सर्वत्र कितने फीट ऊंचाई तक जल का स्तर होगा, विस्तार होगा? प्रश्न एक बार पुनः सुने। यदि समस्त भूमिगत जल को धरातल की सतह पर ला दिया जाए तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सर्वत्र कितने फीट ऊंचाई तक जल का विस्तार होगा? 1000 फीट, 500 फीट, 2000 फीट या 300 फीट? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 500 फीट। कितना होगा? 500 फीट। यदि संपूर्ण जल जो जितना भी है भूमि पर उसको धरातल पर बखेर दिया जाए तो 500 फीट मोटी लेयर जल की बन जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, जब वर्षा तथा हिमपात के पिघलने से प्राप्त जल को क्या कहते हैं? प्रश्न, जब वर्षा तथा हिमपात के पिघलने से प्राप्त जल को क्या कहते हैं? जल वर्षा या हिमपात के पिघलने से। मानसूनी जल, समुद्री जल, आकाशीय जल या कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहेंगे? आकाशीय जल। जब वर्षा का हिमपात के पिघलने से प्राप्त जल को क्या कहा जाता है? आपको बोला जाता है आकाशीय जल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21,
सागर या झीलों में निक्षेपित परतदार चट्टानों के छिद्रों तथा सुराखों में स्थित जल को क्या कहते हैं? क्या है? सागर या झीलों में निक्षेपित परतदार चट्टानों के छिद्रों तथा सुराखों में स्थित जल को क्या कहते हैं? तलहट जल, सहजात जल, आकाशी जल या एक से अधिक? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। एक से अधिक में भी आप देखेंगे कौन कौन से हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ए और बी, तलहट जल या सहजात जल। इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा डी, एक से अधिक। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न। जब चट्टानें जलयुक्त होने लगती हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? संप्रकट होना, भौम जल स्तर, सहजात जल या एक से अधिक? जब चट्टानें जलयुक्त होने लगती हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संप्रक्त होना, भौमजात जल, सहजात जल या एक से अधिक? इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, संप्रक्त जल कहते हैं। जब चट्टानें जलयुक्त होने लगती हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? संप्रक्त होना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। जब चट्टान पूर्णतः जलयुक्त हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जब चट्टान पूर्णतः जलयुक्त हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मिलता जुलता ही प्रश्न है। संप्रक्त होना, संप्रक्त चट्टान, संप्रक्त मंडल या वैडोज जोन, क्या कहेंगे? इसका सही उत्तर देखें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। सही उत्तर में बी, संप्रक्त चट्टान कहेंगे। जब चट्टान पूर्णतः जलयुक्त हो जाएगी तो उसको क्या कहते हैं? संप्रक्त चट्टान। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। ऊपरी धरातल के नीचे संप्रक्त चट्टान वाले भाग को क्या कहते हैं? ऊपरी धरातल के नीचे संप्रक्त चट्टान वाले भाग को क्या कहते हैं? भौमजल स्तर, सैचुरेटेड जोन, संप्रक्त मंडल या ए और सी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखें, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। क्या कहेंगे? भौमजल स्तर भी और संप्रक्त मंडल, दोनों एक ही बात है। एक हिंदी में कह दिया गया और एक अंग्रेजी में। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25। इसके बाद हमारे 5 प्रश्न और शेष रह जाएंगे। नदियां भूतल पर समतल स्थापना का कार्य कितने रूपों में करती हैं? नदियां भूतल पर समतल स्थापना का कार्य कितने रूपों में करती हैं? 2 रूपों में, 3 रूपों में, 4 रूपों में या 5 रूपों में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो नदियां हैं, जो भूतल है उसको समतल करने में कितने रूपों में कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 रूपों में। 3 रूप कौन कौन से हैं? कमेंट में करें। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26। नदी का त्रिकल या त्रिपथ कार्य क्या है? अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण या सभी? वहां नहीं बताया गया। प्रश्न का उत्तर यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, 3 कार्य यही थे। चलिए प्रश्न है, नदी का त्रिकल या त्रिपथ कार्य क्या है? अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। उसके तीनों त्रिपथ कार्य क्या है? अपर्दन करती है, परिवहन करती हैं और फिर निक्षेपण। जब नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं तो अपर्दन करती हुई, और जब मैदानी क्षेत्र में चलती हैं तो भी वो अपर्दन और परिवहन दोनों कार्य करती हैं, लेकिन अंतिम अपनी वृद्धावस्था में वो क्या करती है? निक्षेपण का कार्य करने लग जाती हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है आपका, नदियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की? तो बताइए कितने प्रकार की होती हैं नदियां? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका?
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नदियाँ होती हैं 4 प्रकार की। अब कौन कौन सी होती हैं देखें अपना और कमेंट करें। अरे क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, नदी का सर्वप्रथम कार्य क्या है? अपर्दन करना, परिवहन करना, निक्षेपण करना या कोई नहीं। पूछा गया है नदी का सर्वप्रथम कार्य क्या है? अपर्दन करना, परिवहन करना या निक्षेपण या कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, अपर्दन करना। सबसे पहले नदी क्या करती है? अपर्दन करना स्टार्ट करती है। अपर्दन में क्या होता है? कटाव करती है, चट्टानों को तोड़ने फोड़ने का कार्य करती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, नदी में सबसे अधिक अपर्दन कौन करता है? महीन कण से, जो जल में घुल जाते हैं उससे, जो लुढ़क कर या कूदने चलने से, या सभी से। पूछा गया है नदी में सबसे अधिक अपर्दन कौन करता है? तो इसे देखेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो लुढ़क कर या कूद कर चलते हैं उसके साथ में नदी के कंकड़ पत्थर या अपर्दनात्मक क्या बोलते हैं उसे, जो उसके साथ कंकड़ पत्थर होते हैं, जो लुढ़क कर या कूद कर चलते हैं, वो सबसे ज़्यादा अपर्दन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा रहेगा लास्ट प्रश्न आज की इस श्रृंखला का। यदि नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी अपर्दन शक्ति कितने गुना बढ़ जाएगी? कई बार पूछा जा चुका है, 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना या 6 गुना। प्रश्न है हमारा, यदि नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी अपर्दन शक्ति कितने गुना बढ़ जाएगी? 2 गुना, 3 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना या 6 गुना। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना। यदि नदी की वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी अपर्दन शक्ति कितना बढ़ जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। चलिए, इस प्रकार से ये हमारे भौतिक भूगोल के 30 प्रश्न थे। अगर प्रश्न अच्छे लगे हों तो क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।